हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर जो संविधान से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसके अलावा किसी और एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण कई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार का दो लेक्चर ऐसे हो चुका है। यूपी पीसीएस के पेपर में प्री में जो भी क्वेश्चन संविधान से पूछे गए हैं 31 क्वेश्चन का 2 लेक्चर आपको दिया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको बता दें सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन बता दें यूपी पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में भी घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन आएंगे। यूपी पीसीएस वगैरह में ध्यान दीजिएगा, इसलिए लेक्चर को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है आईएएस 2019 का। ये सब घटना चक्र से छांटे गए क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद अधिनियम 1959, निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। पहला स्टेटमेंट ये है। और दूसरा है उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तो ये जो पहले और दूसरे स्टेटमेंट हैं दोनों सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। लाभ का पद याद रखिए कहीं पर भी भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए अगर आप सिर्फ स्टेटमेंट 3 आपको पता है कि लाभ का पद कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है तो आईएएस 2019 का क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से आपका सही 3 यानी कि ये कहीं पर भी नहीं है, पता हो गया। आप पहला दूसरा मत पढ़िए, है ना। इसलिए जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो तो डरा ना करिए, पहले एक नज़र पूरा देख लिया करिए, उसके बाद हो सके तो एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, या फिर कुछ टफ होंगे तो उसमें एलिमिनेशन नहीं लगेगा। तो एलिमिनेशन मेथड 2 4 5 क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर लग जाता है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार 1993, 99 वगैरह वगैरह 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निरर्हता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया। तो पहला क्वेश्चन आपका यूपीएससी का हो गया। दूसरा क्वेश्चन है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, बैठेंगे साथ 108 बैठेंगे साथ अनुच्छेद 108 के तहत जब भी ऑर्डिनरी बिल के केस में, ऑर्डिनरी साधारण विधेयक के केस में होती है संयुक्त बैठक। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में नहीं होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो 108 के अंतर्गत जब संयुक्त बैठक होती है तो उसमें उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत होता है, सिंपल मेजॉरिटी होती है, याद रखिएगा। तो यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में कोई विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ओके, अब तक सिर्फ 3 बार हुआ है। DBT, डाउरी, बैंकिंग, टेररिज्म, 3 बिल हैं जो सबसे पहले डाउरी वाला, बैंकिंग वाला, फिर टेररिज्म वाला हुआ है। ओके, याद रखिएगा। तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं होती है, याद रखिएगा। ऐसे ही स्टेटमेंट आपके सामने खींच के मारे जाएंगे। ओके, ठीक है। आगे, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है। संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 में क्या दिया गया है ये आप कमेंट करेंगे। हम 266 की यहाँ बात कर रहे हैं। महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनका नियंत्रण होता नहीं। भारत के वित्त मंत्री नहीं, अधिकृत मंत्री नहीं, उपयुक्त किसी का नहीं। हाँ, उपयुक्त में से किसी का नहीं, इसका तो अधिकार संसद का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज हुंडियों निर्गमित करके
उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के नियंत्रणाधीन होती है, मतलब संसद के अंडर में होती है। संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है, तभी संचित निधि से पैसा निकलता है। ठीक है। बजट 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 शब्द भारत के संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं है। बजट शब्द कहीं पर परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है, याद रखिएगा। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तब क्या होगा? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। अगर बजट जो है लोकसभा द्वारा वार्षिक बजट अगर पारित नहीं होगा तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद द्वारा त्याग पत्र दे देगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा सरकार। ठीक है। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है, अल्पमत में आ जाने से है, बहुमत में नहीं। ओके। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा। IAS 2011 में पूछा गया। अब क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2017 में इतना खींच के मारा है, इससे आसान तो यूपीएससी वाला क्वेश्चन था, ये वाला था। अब यहाँ देखिए कितना टफ मारे हैं कि भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? किनके द्वारा कृत्यों पर नियंत्रण रखती है? मंत्रिपरिषद के। तो कई ठो हैं यहाँ पर देखिए, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, जिन सब के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है मंत्रिपरिषद पर, 1, 2, 3 के द्वारा। अब यहाँ पर भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव क्या है? स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबी लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कि मतलब बहुत इमरजेंसी है, अविलंबी लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करना है। प्रश्नकाल क्या है? लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है, यह चीज़ क्लियर करिएगा आपकी, राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल होता है और लोकसभा में पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं मंत्रियों से और उनके उत्तर दिए जाते हैं मंत्री देते हैं। ठीक है, ठीक है। और शून्यकाल का टाइम क्या है ये आप बताइएगा, कब से कब समय बताइएगा, 12 से 1, 1 से 2 ऐसे कुछ है। अनुपूरक प्रश्न क्या है? अब अनुपूरक प्रश्न, संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं। एक है तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तारांकित होता है स्टेड, अनस्टेड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप में दिया जाता है, मुंह से दिया जाता है, मुख से, तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अभी कोई मतलब एक संसद का सदस्य क्वेश्चन पूछा मंत्री से, मंत्री जी ने उत्तर दिया और उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर से उस पर प्रश्न पूछ सकता है। यही अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तारांकित प्रश्नों में। ओके। अतारांकित और शॉर्ट नोटिस भी देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय राजनीतिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? दूसरा स्टेटमेंट सीधे देखते हैं, बाकी जो है कि सही नहीं है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के 17 सीन न होने पर ही अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, 17 सीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की। याद रखिएगा 123, 213। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन ना हो, मतलब सत्र उनका चल नहीं रहा हो। ठीक है। तब राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अगला उसमें स्टेटमेंट है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, योजना या नीति आयोग के सदस्य सचिव शामिल होते हैं। तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में है। और NDC तो अब नीति आयोग आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नीति आयोग के बारे में। NDC उस पर योजना आयोग को देता था। योजना आयोग जब था 2015 से पहले, तब की बात है।
एनडीसी है कि नहीं है ये भी आप कमेंट करिएगा। एनडीसी की स्थापना कब हुई थी ये भी कमेंट करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। सही बात है, संपत्ति के अधिकार को तो उठा के दूसरी जगह रख दिया गया। जब भारत के मतलब क्या दिए गए हैं अधिकार, कितने हैं हमारे मूल अधिकार, कितने 6 हैं, 6 अधिकार हैं मूल अधिकार, ठीक है। तो उसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ओके, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती, वित्तीय बिल की बात हो रही है, वित्तीय बिल, मनी बिल की बात नहीं हो रही है। मनी बिल की बात होती तब वो राज्यसभा जो है कि रोक नहीं सकती है, वित्तीय बिल को रोक सकती। वित्तीय बिल कौन सी होती है? फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकंड, ठीक है। और मनी बिल है कि क्या है, यह निर्णय देता है लोकसभा का स्पीकर, उसकी स्पेशल पावर है। ओके, तो फाइनेंशियल बिल सेकंड वगैरह होगा, फर्स्ट होगा, मतलब उसमें ऑर्डिनरी की तरह, ऑर्डिनरी बिल की तरह उसमें होता है चीज़ें, मतलब उस पर क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल की तरह वह होता है, तो उस पर राज्यसभा रोक सकती है वित्तीय बिल को। यानी पहला और दूसरा सही है। तीसरा क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। एक और कोई था, एक और है, उसको भी बढ़ाया गया, तो ये गलत हो गया ना। अभी देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। दोनों सदनों में कोई विवाद है तो लोकसभा अध्यक्ष अपनी व्यवस्था के द्वारा सुलझाएंगे, ऐसा तो कहीं नहीं है भैया। तो यानी 1 और 2 सही है। अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है, जो हम अभी बता रहे थे आपको। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। ओके ओके ओके। और संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं। असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना, ज्वाइंट सिटिंग का। तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 300A 300 क में रखा गया, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। सीधी सी बात है, संसद को दिया गया है ना। तो संसद को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। 138 के तहत याद रखिएगा, अनुच्छेद 138 विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। 138 याद रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए 2015 में पूछा गया। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। विधान परिषद की बात हो रही, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही। तो भारत के कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसमें एमएलसी बनते हैं, एमएलसी, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने राज्यों में है, इसको आप कमेंट करिएगा। और कौन कौन से राज्य। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि विधानसभा के, ये लिखा गया है कि विधानसभा जितनी भी है 100 है तो उसका 1/3 जो होगा 1/3 विधान परिषद होनी चाहिए। ओके ओके ओके। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। ऐसा ये गलत है और ये भी गलत है, दोनों गलत है। राज्यसभा सभापति को नाम निर्देशित ये नहीं करते हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से अधिक नहीं होगी, कम हो सकती है लेकिन मिनिमम 40 भी नहीं होनी चाहिए, है ना। 1/3 से अधिक नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में कितनी 400 प्लस है ना, 402 है ना, 402 और इसका 1/3 यानी अभी वर्तमान में शायद 100 है। कितना है आप कमेंट करिएगा। यानी 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 जितना भी होगा उससे कम है, लेकिन 40 से, इससे भी 1/3 से कम होनी चाहिए और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3, ठीक है। तो
171 के अनुसार 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। विधान परिषद सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के चेयरमैन से संबंधित और डिप्टी चेयरमैन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आप कमेंट करेंगे। ओके, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। 450 कहाँ लिखा है भैया? 450 तो कहीं नहीं। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष का तो होना ही चाहिए। और पंचायतों का चुनाव हो तो 21 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वगैरह के लिए 35 वर्ष की बात है ना, यही है ना। और वोट देने की उम्र 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 से कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर केवल 2 सही है। अनुच्छेद 170 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। 500 ठीक है, 500 कम से कम, मतलब मैक्सिमम 500 तक, न्यूनतम जो है 60 तक। और विधान परिषद की बात करें तो मिनिमम 40 नहीं होनी चाहिए और 1/3 1/3 होनी चाहिए। यहाँ पर विधानसभा की बात है 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ राज्यों में कम रखी गई हैं। कुछ राज्यों में, गोवा हो गया, इन सब में कम है सीटें, 40 ही है शायद, गोवा में ना 40 है। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीट है, मेघालय में कितनी विधानसभा की सीट है, आप कमेंट करेंगे। ओके, हाँ। अनुच्छेद 173 के तहत राज्य विधानसभा किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुच्छेद 173 173। ठीक, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, बात सही है। और राष्ट्रपति संबोधन करता है किस आर्टिकल के तहत, और इसी जो आर्टिकल है इसी के तहत 2 स्टेटमेंट दिए गए यूपीपीएससी 2021 में। ओके, नंबर 2, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण संबोधन करता है। ठीक है, निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। ओके ओके ओके। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर देखिए, उच्च न्यायालय के, यहाँ पर क्रॉप नहीं हो पाया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, दोनों की बात हो गई। यहाँ पर लिख दिया राज्य की समेतिक निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, पेंशन नहीं लिखा है यहाँ कहीं। ठीक है, पेंशन नहीं लिखा गया। तो वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं और राज्य की समेकित निधि अनुच्छेद 203 के 3 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। 112(3)(3) के तहत इन्हें पेंशन भारत की सरकार की संचित निधि से दी जाती है। याद रखिएगा, पेंशन दी जाती है संचित निधि से, जो आर्टिकल 266 में है। आर्टिकल 267 क्या है ये कमेंट करिएगा। 202 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और यहाँ ऊपर एक और चीज़ लिखी गई है, अनुच्छेद 127 के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या उच्च न्यायालय में भी हो सकते हैं? एडहॉक जज क्या उच्च न्यायालय में भी हो सकते हैं? यहाँ उच्चतम की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है। ओके, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीत के समान है, बात सही है।
और दूसरा स्टेटमेंट, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश, जब उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश ऐसा नहीं कर पाएगा तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे लोग, है ना। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कर सकता है, यहाँ पर लिखा है कि नहीं कर सकता, इसलिए दूसरा गलत हो गया, तो केवल एक सही है। ओके, केवल एक सही है। अब देख लेते हैं, अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया से साबित कराचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न अन्य न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में अभिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय प्राधिकारिक समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 220 के अनुसार ये चीज़ लिखी गई है। ओके, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और हमें लगता है कि 2-3 और लेक्चर अगर हो जाएं ऐसे ही तो IAS के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आप देखेंगे यूपीपीसीएस में किस प्रकार से यहाँ से घूम फिर के यहीं से जो आर्टिकल वगैरह पूछे जा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर करिए, लोरी सुन के निकल ना लीजिए, है ना। तो लोरी सुन के निकल ना लीजिए, आप लोग आंसर करिएगा और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।